कैसे हैं आप सब। स्टडी बैटल में स्वागत है आपका। एज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट important topics are important topics not, but what should be the criteria to prepare for the interview, means what are the proper topics which you must revise properly for the successful outing. जो important topics थे या क्या क्या हमें पढ़ना है वो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, एंड आई होप कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड चूंकि आपका जो असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, सो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करिए। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है एंड कैसे कैसे पढ़नी है। ओके, सो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जिससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था आपकी रीजनल हाइड्रोजियोलॉजी। मीन्स आप जिस भी रीजन से हैं, अब उसकी आपकी स्ट्रेटिग्राफी अच्छे से पता होनी चाहिए, वहाँ की जो जिसको हम कहते हैं जो लोकल जियोलॉजिकल सेटअप है, वहाँ का लोकल जियोलॉजिकल सेटअप, हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप, प्लस आपकी जो स्ट्रेटिग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसकी सिग्निफिकेंस है वो सारी चीज़ें आप जरूर रिवाइज करना। अब ये एग्जाम तो जो इंटरव्यू वो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए है, बट मैंने पहले भी बताया था कि आपको जियोलॉजी भी इक्वल अमाउंट से पढ़नी पड़ेगी। जियोलॉजी में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। ऐसा आप माइंड में मत रखना कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है तो इसमें केवल हाइड्रोजियोलॉजी ही आएगी। हाइड्रोजियोलॉजी ऑब्वियसली आएगी, बट आपसे जियोलॉजी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी, जियोलॉजी भी आप पढ़ के जाइए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे रहेंगे, पूछा जाएगा। ओके, सो जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को हमने कुछ कवर किया है। मैं 2-3 वीडियो आपको दे दूंगा इस टॉपिक पे कि आप उससे आप, एंड आई होप कि वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो भी कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, सो वो जो भी उनका जो कंक्लूजन है, तो उस कंक्लूजन के ही बेस पे ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली होता क्या है, आप इसको ये समझिए, क्योंकि जियोलॉजी जैसे आप जियोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ोगे या हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो वो सारे कैंडिडेट्स को वैसा ही सेम पढ़ना है, बट आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछने के लिए या कुछ डिफरेंट पूछने के लिए वो आपकी जो रीजनल जियोलॉजी है या जो रीजनल हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप है आपके एरिया का, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपने एरिया को, जिस एरिया से आप आ रहे हो उस एरिया को आप कितने अच्छे से जानते हो। आपने जो वहां का लोकल या जो जनरल नॉलेज टाइप से क्वेश्चंस हो गया, जो जनरल ओवरव्यू होगा उस एरिया का, वो तो आपने पढ़ा होगा, बट वहां का जो जियोलॉजिकल सेटअप प्लस हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप या स्ट्रेटिग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी आपको अच्छे से करना रहेगा। ओके, सो रीजनल जियोलॉजी से जब भी क्वेश्चन आता है, सो आपके पास एक एज ये रहती है कि आपको पता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से हो तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप कितना अच्छे से जान सकते हो। सो आप वो पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप अच्छे से जान लो, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप है, जो स्ट्रेटिग्राफी है कि कौन कौन से जो स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स हैं या जो मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं या जो भी अगर बिल्डिंग स्टोन है वहाँ पे, या अगर कोई रिसोर्स है, ओके, ये एटॉमिक मिनरल्स हो सकते हैं, आपके फॉसिल फ्यूल हो सकते हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप का या जियोलॉजिकल सेटअप का, तो उस चीज को आप अच्छे से कवर करना। ओके, सो वही उसी सीक्वेंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में आप बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको ये लगे कि ये तो आता ही नहीं है तो हम इसको क्यों रिवाइज करें। नहीं, रिवाइज आप जरूर करिए क्योंकि वहां से आते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले जो सबसे जनरल क्वेश्चन है कि आपके जो मिनिस्टर हैं इस समय, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हुआ करता था। ओके, एंड अब उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया है, एंड जो डिपार्टमेंट का नाम है वो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। सो पूरा नाम भी आपको डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, रिवर डेवलपमेंट है एंड गंगा रिजुविनेशन है। तो ये 3 टॉपिक्स इसमें आप समझिए 3 डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं, उसको मिला के एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है। एंड इस डिपार्टमेंट को जो हेड करता है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो सेंट्रल में ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। सो गजेंद्र सिंह शेखावत आपके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, प्लस जो
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको आप स्वतंत्र प्रभार राज्य स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर कहते हो, सो वो आपके श्री रतन लाल कटारिया हैं। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको नाम पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप भाई जनरली हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से ही रिलेटेड है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो हायर अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री है, सो मिनिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा ये दो नाम आप देख लेना एक बार, पूछा जा सकता है आपसे। देन जो और इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक यहां से पूछा जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या है। आप जो बेसिक डेफिनेशंस है ना, उन बेसिक डेफिनेशंस को एक बार किसी भी फेटर की बुक से या टॉड की बुक से, टॉड की बुक या फेटर की बुक में जो ग्लॉसरी आपने देखा होगा, हर बुक के लास्ट में ग्लॉसरी दी रहती है, तो जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जिनको वर्ड्स कहते हैं, ग्लॉसरी कहते हैं, सो उन वर्ड्स को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जैसे हुबहू डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है वैसे ही डेफिनेशन पढ़िए, आप उसको अपने लैंग्वेज में अडॉप्ट करके, अपने लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है, सो ड्रिंकिंग वाटर is the water that is intended for the human consumption for drinking as well as the cooking purpose from any source. Okay? ड्रिंकिंग वाटर का मतलब यही हुआ ना कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो वाटर अवेलेबल है फॉर द ड्रिंकिंग परस्पेक्टिव एंड फॉर द कुकिंग परस्पेक्टिव। ओके, सो ये आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है। एंड इट इंक्लूड्स वाटर ट्रीटेड और नॉन ट्रीटेड, मींस जिसको आपने फिल्ट्रेशन किया है एंड जो अनफिल्टर्ड वाटर है, दोनों ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएंगे। ओके, जो सप्लाइड फ्रॉम एनी मींस फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अब जो आप वाटर पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने योग्य पानी, जो आप पीते हो पानी। सो जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको आप फिल्टर करते हो, बट जो आप और काम के लिए यूज करते हो फॉर द कुकिंग परस्पेक्टिव, आप समझिए कि कुकिंग के लिए जो यूज होता है उसको आप फिल्टर नहीं करते हो ना, वो तो जनरली आप डायरेक्ट यूज करते हो, क्योंकि वो जब आप कुकिंग करते हो तो उसमें वो वैसे भी रेक्टिफाई हो जाता है। ओके, सो ये आपके बेसिक डेफिनेशंस है। ऐसी कई सारी डेफिनेशन है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पे ऐड किया, इससे आपको ये आइडिया लगेगी कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूं जो आपको अच्छे से करना है। एक्विफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूज, एक्विक्लूड, आपका परमेबिलिटी, पोरोसिटी, ट्रांसमिसिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, सलाइन वाटर इंट्रूजन, या जो और डेफिनेशन है आपकी स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, टोटल पोरोसिटी। सो इस तरह की जो भी आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आप अच्छे से करके जाइएगा। जैसे डार्सी लॉ है तो डार्सी लॉ का इक्वेशन आप अच्छे से करके जाना, डायग्राम ड्रॉ करके, अगर आपको पेन एंड पेपर मिलता है तो आप डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हो दोनों लेवल्स में। ओके, सो ये आप फंडामेंटल जो है ना वो अच्छे से करके जाना। जब आप फंडामेंटल को अच्छे से करके रखते हो ना, फंडामेंटल अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन भी आएगा, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं बताओगे एक बार, वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप जो बेसिक वाला है, क्योंकि बेसिक्स ये आपके रिक्वायर, आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप बेसिक्स वाला एटलीस्ट पढ़ के जाओ। ओके, अगर सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन है या थोड़ा सा वो टफ क्वेश्चन आपके पर्सपेक्टिव से है, तो वो आप एक बार हो सकता है ना बता पाओ, या आप उसमें श्योर न हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, या मैं गेस कर सकता हूं, सो वो एक बार एक्सेप्टेबल है। बट बेसिक्स वाला आप अच्छे से करके जाना, और बेसिक्स वाला मैंने बता भी रहा हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है। ओके, सबसे पहले आप अपने जो रीजनल जियोलॉजी है, जो अपने एरिया की रीजनल स्ट्रेटिग्राफी, जियोलॉजिकल सेटअप, हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप, जो पोल्यूशन का है, ट्रीटमेंट का है, ये सारी चीजें आप अच्छे से करके जाना। ओके, और जो एक काफी आपके लिए आपको जानना चाहिए, ये जो इंस्टीट्यूट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, द राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप इसी फील्ड में जाने वाले हो, इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो आफ्टर सिलेक्शन, सो ये आपको पता होना चाहिए कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ओके, किस चीज का डिपार्टमेंट है? नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग एज वेल एज द रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, देन आपका जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन में ये आई नो कि हैफजर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड और भी इंक्लूड करी जाएंगी। आपको इस वीडियो से ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको, मतलब क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजियोलॉजिस्ट इंटरव्यू के लिए, उसमें ये था कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको 3-4 वीडियो मिलेंगे, उसमें आपको ये उसमें आप ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल
जब आप ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन इंडियन सिनेरियो देखोगे या हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप जो आप इंडिया का देखोगे, तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उन सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स जो है वो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड हैं। ओके, ये आप आर्सेनिक एंड फ्लोराइड के बारे में जितना पढ़ पाना, ओके, जितना अच्छे से आप इसको कवर करके जाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। क्योंकि जब भी आपको ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के बारे में बात होगी ना, तो उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, कलर, odor and all these things that they will be included, but arsenic and fluoride they will be the key factors. इनके बारे में आपको जरूर बात करनी रहेगी। एंड प्लस अगर आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या जो आपका बे ऑफ बंगाल कोस्टल ट्रैक्ट्स हैं, कोस्टल ट्रैक्ट्स वो गुजरात कोस्ट का या महाराष्ट्र कोस्ट, जो आपका कोरोमंडल कोस्ट का भी, इधर वेस्टर्न कोस्ट भी हो सकता है या ईस्टर्न कोस्ट हो सकता है, अगर आप इन कोस्टल रीजन से हो देन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर स्पेसिफिकली मैं ये वेस्ट बंगाल के लेकर हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेनी रीजन है ना, वहां का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेनी रीजन है, तो वहां पे जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली फॉर द वेस्ट बंगाल स्टेट्स। एंड जो पॉल्यूटेंट्स है वहां पे वो आर्सेनिक एंड जो फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है, जो फ्लोराइड का कंटामिनेशन है, वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे। तो आप उस पर्टिकुलर अगर एरिया से हो तो आपको फ्लोराइड और आर्सेनिक के बारे में जितना आप पढ़ पाना, जितना भी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में या और भी आपके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, तो वहां पे जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको है कि कहां पे पोल्यूशन ज्यादा है एंड पोल्यूशन किस वजह से, आपको उसकी जो वजह है या जो उसके पीछे रीजन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैं तो डिस्कस करूंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉल्यूटेंट्स, वो मैं डिस्कस करूंगा, बट अगर आप अपने पास से पढ़ रहे हो देन इन सब चीजों पे आप अपना फोकस जरूर रखना। सो आर्सेनिक की अगर बात करी जाए तो आर्सेनिक दैट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। आर्सेनिक चूंकि एक एलिमेंट है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है, सो वो नेचुरली अकर करता है इन द अर्थ क्रस्ट विद एन अबंडेंस ऑफ 1.8 ppm। उसकी जो अबंडेंस है इन अर्थ क्रस्ट दैट इज 1.8 पार्ट्स पर मिलियन बाय वेट। एंड जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो किस वजह से क्रिएट होता है? सो दिस आर्सेनिक एलिमेंट दैट गेट्स कंबाइंड विद द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोराइड एंड सल्फर टू फॉर्म द इनऑर्गेनिक arsenic compounds. Okay, so इन जो कंपाउंड्स हैं आपके ना, आर्सेनिक का है, आर्सेनिक के जो कंपाउंड बनते हैं विद द एसोसिएटेड एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन, क्लोरीन एज वेल एज द सल्फर। सो दीज three main components they add up with the arsenic and give rise to toxic elements or the toxic compounds we can say. So arsenic and its compounds, they are widely used in agriculture, livestock feed, medicine field, electronics, metallurgical point of view, chemical warfare agents like that. So इसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, क्योंकि जब ये कंपाउंड्स कहीं पे यूटिलाइज किए जाएंगे देन दे विल क्रिएट पोल्यूशन। पोल्यूशन का जो सोर्स है वो इन्हीं सोर्सेज एरिया से है। ओके, सो इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर जनरली यूज्ड इन ऑल दीज फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड, लाइव स्टॉक, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी एंड केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स। सो यही सारे एलिमेंट्स, यही सारे कंपाउंड्स जो हैं दे क्रिएट द pollution. So arsenic, that's an element of interest in terms of the environmental issues as well as the health impact. Okay, so arsenic elements जो उससे जो pollution create होता है that is the issue of the environmental impact. जो environmental issue है for the health, environmental issue and the health impact, उसी का जो negative impact पड़ता है ना, that damages the human body. Okay, and how they are sources. अब इसके sources के बारे में जो हमने बात करी ना कि कौन कौन से sources हैं जहां से ये वाटर को पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन जो क्रिएट होता है, उनके सोर्सेस क्या हैं? जनरली जो इसके सोर्सेस है वो एंथ्रोपोजेनिक हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस फॉर एग्जांपल
जो आर्सेनिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिएट होता है, डस्ट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज द एनिमल वेस्ट। तो ये जो 4-5 आपके पॉइंट दिए हैं, या 4-5 जो आपके मेन जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो मेन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंक्रीज करते हैं उस आर्सेनिक पोल्यूशन को। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्सेनिक इन एनवायरनमेंट, दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक थ्रू एयर, सॉइल एंड वाटर। अब एयर, वाटर और सॉइल का जो कंटिन्यूअस साइक्लिंग है इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट क्रिएट्स द आर्सेनिक पोल्यूशन। ओके, and it is introduced in soil from the parent rock. So पीडोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो पीडोजेनेसिस प्रोसेसिंग के दौरान ही ये पेरेंट रॉक में ही इंक्लूड हो जाते हैं, एंड फर्दर इन ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉलोड बाय द लीचिंग। ओके, सो सॉइल में ही ये जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं, सॉइल में ही ये आपके डिकम्पोज होने के बाद पेरेंट रॉक के थ्रू पीडोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान दे गेट encroached with the water, okay, ground water. In ground water जो उसमें भी जो दो मेन कंपाउंड हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आर्सेनिक के, आर्सेनिक 5 वैलेंसी वाला एंड आर्सेनिक 3 वैलेंसी। सो आर्सेनिक 5 and 3 वैलेंसी, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरकन्वर्सेशन ऑफ विच टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो वही लिखा हुआ इन ग्राउंड वाटर The inorganic arsenic is present commonly as arsenate. Arsenate जो है वो 5 वैलेंसी है एंड arsenite जो है वो 3 वैलेंसी है। ओके, सो ये दो कंपाउंड्स जो आपके हैं, अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दो कंपाउंड हैं, सो आर्सेनेट एंड आर्सेनाइट। ओके, सो दो कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं इसमें। एंड इसमें जो और चीज आपको याद रखनी है, जो परमिसिबल लिमिट है इसमें, ओके, एक तो होता है परमिसिबल लिमिट और दूसरी जो है वो एडमिसिबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट, दो चीजें हैं आपकी इसमें। ओके, सो इसकी जो परमिसिबल लिमिट है या जो एक्सेप्टेबल लिमिट पहले आप बात करेंगे। सो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो भी लिमिट्स हम डिस्कस करेंगे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। ओके, वही एक इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, इंडियन सिनेरियो का जो स्टैंडर्ड है वो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2012 के बेस पे ये जो डिसाइड किया गया है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक दैट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। आपको यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यूनिट को आप ध्यान रखना, मिलीग्राम पर लीटर में है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। एंड द परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, परमिसिबल लिमिट तब होगी जब आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। सपोज करिए कोई दूसरा सोर्स आपका वाटर का नहीं है एंड आपको जो आर्सेनिक जो पोल्यूटेड वाटर ही यूज करना है, तो वहां पे भी जो परमिसिबल लिमिट है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, सो वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। ओके, जो एक्सेप्टेबल लिमिट 0.01 मिलीग्राम एंड परमिसिबल लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों आपको याद रखनी है। ओके, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड दो का तो आप अच्छे से याद करके ही जाना, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, और जो यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है जो वहां पे, सो एक्विफर्स इन द एलुवियल प्लेन्स एम्बेडेड विद इन द लेट क्वाटरनरी डिपॉजिट्स, जो लेट क्वाटरनरी टाइप के डिपॉजिट्स हैं, टाइम के डिपॉजिट्स हैं, दे आर रिपोर्टेड टू बी अफेक्टेड विद अ फ्यू एक्सेप्शन वेयर द हार्ड रॉक एक्विफर्स दे आर आल्सो अफेक्टेड इन छत्तीसगढ़ एज वेल एज द कर्नाटका स्टेट। ओके, आपको जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन मैंने बताया, गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन तो सबसे हॉट स्पॉट है, सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट है इस पोल्यूशन के लिए। बट अगर हम एलुवियल प्लेन्स में बात करें, तो एलुवियल प्लेन्स में जो लेट क्वाटरनरी टाइप डिपॉजिट्स हैं, उसमें छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका दो रीजन जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। Okay, an elevated concentration of arsenic in groundwater, they are reported from various parts of India, but particularly affecting the larger part of in Ganga Brahmaputra plain. Okay, so Ganga Brahmaputra का जो प्लेन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है यहाँ से।
एंड इन इंडिया हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, जो परमिसिबल लिमिट है उससे भी ज्यादा है, of 0.05 milligram per liter in groundwater that has been reported from 86 districts of 10 states. ओके, सो 10 स्टेट्स के 86 डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी परमिसिबल लिमिट है उससे भी ज्यादा है जो आर्सेनिक का कंटामिनेशन है. ओके, सो आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है आर्सेनिक का. पर्टिकुलरली फ्लोराइड का तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. The arsenic concentration in groundwater that is marked by wide spatial variability, जो variability है, जो variation है वहां पे वो बहुत ज्यादा है आर्सेनिक का. So depth wise contaminated water is generally found to be confined within 100 meter in alluvial aquifers. जो डेप्थ है उसकी, जो 100 मीटर डेप्थ में ही जितना भी कंसंट्रेशन है, जितना भी पोल्यूशन है, पर्टिकुलरली एलुवियल एक्विफर्स में. ओके, सो 100 मीटर डेप्थ में ही सारा पोल्यूशन क्रिएट है. नेक्स्ट है फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है, फ्लोराइड का जो पोल्यूशन है. सो 85% ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दैट यूजेस ग्राउंड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड द डोमेस्टिक पर्पसेस. Okay, and high concentration of fluoride that in groundwater beyond the permissible limit is 1.5 milligram per liter poses the health problems. अब यहां पे जो परमिसिबल लिमिट है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है. ओके, परमिसिबल लिमिट भी आपको यहां पे याद रखनी है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. यूनिट आप जरूर रिमेंबर रखिएगा, जो भी यूनिट्स हैं इसमें वो चाहे फ्लोराइड की हो, आर्सेनिक की हो या फ्लोराइड की हो, दोनों 1 मिलीग्राम पर लीटर में ही है. एंड नियरली द occurrences of fluoride beyond the permissible limit has been observed based on the, अब उसका जो बेसिस है कि किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो परमिसिबल लिमिट में है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है या बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट है. सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व वेल्स. जो ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व वेल्स हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें वाटर क्वालिटी फाइंड करनी है कि कैसा वाटर कंटेंट है वहां पे, वाटर क्वालिटी कैसी है, तो वहां पे जो ग्राउंड वाटर वेल्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन के ही थ्रू हम उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं. जो वाटर का केमिकल एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व वेल्स, उससे हम ये फाइंड करते हैं कि कंसंट्रेशन वहां पे, एक सैंपलिंग प्रोसेस है, उसकी एक प्रोसेस है पूरी कि कैसे उस एरिया में सैंपलिंग करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन वेल्स के दौरान हम उसमें ये फाइंड करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है वहां पे. ओके, सो यहां पे जो आगे एक लिस्ट दी हुई है उसमें नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग स्पॉट वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम दे आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल. सो इसमें मैं सब टेबल्स को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें टेबल तो दी हुई है. देखिए आप, आंध्र प्रदेश का दी है, असम का दिया हुआ है, बिहार का. इसमें फ्लोराइड जो नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड वो भी, एंड नंबर्स डिस्ट्रिक्ट इन पार्ट्स कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहां पे कंसंट्रेशन है, कहां पे पोल्यूशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट है. ओके, सो इसमें मैं सारा नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में आप अच्छे से करके जाइएगा. अब इसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट्स भी दे रखे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के हो तो आप वहां से पढ़ लेना उसके बारे में. ओके, अब इसमें देखिए आंध्र प्रदेश का दिया है, असम का दिया हुआ है, बिहार का दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात. अब आप देखिए यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में है, जो कोस्टल ट्रैक्ट में बात कर रहा हूं, उसमें देखिए असम में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, मतलब 19 डिस्ट्रिक्ट्स दे आर कंटामिनेटेड. ओके, आप छत्तीसगढ़ का देखिए, जो कर्नाटक, अभी हमने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात करी एलुवियल प्लेन्स में, सो उसमें आपका छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, गुजरात, ओके, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका के देखिए 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. तो कितना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे. केरला, मध्य प्रदेश, केरला में एक ही डिस्ट्रिक्ट है केवल, महाराष्ट्र, ओडिशा. तो आप देख लीजिएगा, इसमें आप जिस भी स्टेट से हूं उस स्टेट के आप पर्टिकुलरली मैंने दे दिया है इस लिस्ट में. और ये लिस्ट जो भी मैं मटेरियल लिया हूं वो CGWB की वेबसाइट से ही है. ओके, सो कंटेंट कर्टसी जो है वो CGWB की वेबसाइट से ही है, आप उसमें जाना, विजिट करना उस वेबसाइट पे. उस पे और भी काफी सारी चीजें दी हुई हैं
जो हेल्पफुल चीजें हैं या जो जहां से पूछा जा सकता है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, बट कुछ और भी चीजें उस पर दी हुई हैं, तो उस वेबसाइट को जरूर विजिट करना। ओके, CGWB की वेबसाइट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट, दोनों वेबसाइट्स को आप रेगुलरली विजिट कर लेना, उस पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा। राजस्थान में देखिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यूपी की मैं अगर बात करूं तो यूपी में भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, आगरा, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, जौनपुर, कन्नौज, ओके, महामाया नगर, मैनपुरी, मथुरा एंड ओके। सो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके यूपी के बारे में दिए हुए हैं। सो आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेना, इसमें से पूछा जा सकता है आपसे। सपोज करिए आप किसी पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें दिए हुए हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के हो, जिस भी स्टेट के हो आप, सो उस स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी आप पढ़ लेना एक बार। ओके, तो अगर मैं सपोज करिए जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी के बारे में अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग आर्सेनिक बिटवीन 0.01 टू 0.05 मिलीग्राम पर लीटर इन ग्राउंड वाटर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो उसमें डिफरेंट स्टेट्स का दिया हुआ है, वो आप मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यूपी का हूं तो यूपी का मैंने इसमें दे दिया है। सो यूपी के जो लोग हैं वो इसको इसी लिस्ट से देख सकते हैं। इसमें आजमगढ़ है, बदायूं है, बहराइच, बस्ती। सो आपका जो ईस्टर्न यूपी है वहां पे ही ये ज्यादा जो पोल्यूशन है ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा है। बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, झांसी, कौशाम्बी, उसे कुशीनगर, ओके, पीलीभीत, सहारनपुर। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, या जो आप कह लीजिए इंडो गैंगेटिक प्लेन से या जो तराई एंड भाबर के तराई से रिलेटेड, तराई से जो कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके यूपी में, वो ज्यादा कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन वहां पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग आर्सेनिक कंटामिनेशन ग्रेटर देन 0.05। सो जो परमिसिबल लिमिट है 0.05 उससे भी ग्रेटर है। तो वहां पे आप जो स्टेट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहराइच है, देवरिया है, लखीमपुर है, आजमगढ़ एंड मौनाथ भंजन। ओके, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके यहां पे दिए हुए हैं। एंड प्लस ये जो लोकेशन मैप है, अब आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो इसमें। जैसे पहले एग्जांपल आपको जो पहले मैप में दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, लोकेशन ऑफ फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर। ओके, जो लोकेशन जो फ्लोराइड का कंटामिनेशन है, मींस जो उसकी परमिसिबल लिमिट है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप इस मैप को जूम करिए थोड़ा सा, तो इसमें जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट है ना, ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर मींस बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। सो इसमें जो आपके स्टेट्स दिए हुए हैं या जो मैप में आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स ज्यादा अफेक्टेड हैं। आप देखिए इसमें जो कर्नाटका स्टेट है वो कितना अफेक्टेड है। ओके, कर्नाटका के बाद आपका उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है, देन आपका राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब का भी थोड़ा सा पार्ट है, एंड यूपी में भी कुछ पार्ट है आपका, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, झारखंड के आसपास का। सो आप इस मैप के थ्रू भी, अगर आप इस मैप को ही रिमेंबर कर लोगे, आप इस पर्टिकुलर अगर आप मैप से पढ़ सकते हो, मैप रीडिंग आप अगर अच्छी है तो इस मैप को भी अगर आप माइंड में बैठा लोगे तो उससे भी आप कर लोगे। ओके, कौन कौन से रीजन में या कौन कौन से मैप के बेसिस पर आपने रिमेंबर कर लिया, तो उससे आप भी कर सकते हो। इसी तरह देखिए आयरन का इसमें दिया हुआ है। ओके, सो आयरन की जो हाई कंसंट्रेशन है या जो परमिसिबल लिमिट है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर है कंसंट्रेशन तो वो हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। ओके, एंड 6 मिलीग्राम पर डे टू 30 मिलीग्राम पर डे वो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है। एक पर्टिकुलर पर्सन की जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की, वो आपकी 6 टू 30 मिलीग्राम पर मिलीग्राम पर डे है। एक पर डे की 6 टू 30 मिलीग्राम पर डे है। ओके, एंड जो परमिसिबल लिमिट है यहाँ पे वो 1 ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है। ओके, अब इसमें भी देखिए आप जो अफेक्टेड एरियाज हैं, इसमें देखिए जो छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास का रीजन है वो देखिए आप, छत्तीसगढ़ का है, वेस्ट बंगाल का है, झारखंड का है, देन आपका पंजाब, हरियाणा, ओके, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका,
कर्नाटका के बाद आप केरल में देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन के बाद आप कर्नाटका के बाद आप देखिए इधर केरला में, केरला के बाद आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल ट्रैक्ट है, जो कोस्टल पार्ट है, आप ईस्टर्न कोस्टल जो ट्रैक्ट है उसमें आप देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। ओके, सो पॉल्यूटेंट्स का जो हमने बताया ना कि वो सॉइल के थ्रू कंटामिनेट होके, सॉइल के साथ कंटामिनेट होकर के वो पर्टिकुलरली वाटर के साथ कंटामिनेट हो जाते हैं। वाटर के साथ जब वो फ्लो होके रिवर्स में जाते हैं देन ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली तो उनको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ही ड्रेन होना है। सो उस बेसिस पे जो कंटामिनेशन है वो इसीलिए ज्यादा है, जो कोस्टल ट्रैक्ट में कंटामिनेशन ज्यादा है वो इसी वजह से है। ओके, एंड देन आपका जो नाइट्रेट का है, ओके, सो नाइट्रेट की जो सैलो एक्विफर्स हैं, सो सैलो एक्विफर्स में जो नाइट्रेट का कंटामिनेशन है वो ज्यादा है। अब उसमें जो परमिसिबल लिमिट है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर है। ओके, सो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा का जहां जहां पे कंसंट्रेशन है वो देखिए आप पूरा इंडिया भरा पड़ा हुआ है। आप देखिए इसमें कहां, हर स्टेट में, आप एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की बात छोड़ दीजिए, अगर मीन्स जो हिमालय का पोर्शन है उसको आप छोड़ दें तो, एंड जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। आप देखिए साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में कम है, नॉर्थ में आपका बिहार एंड झारखंड का एरिया है। देन आपका बाकी आपके पूरे इंडिया में ईस्टर्न पार्ट को, जो हिमालय का पोर्शन है ना, जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है उसको आप अगर छोड़ दीजिए तो बाकी पूरे इंडिया भर में देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। ओके, एंड सेम ऐसे ही जो इसमें दिया हुआ है वो क्लोराइड का कंसंट्रेशन है। ओके, क्लोराइड का जो है लिमिट है वो देखिए इसमें 250 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, उससे ज्यादा देखिए कहां कहां पे है। इसमें देखिए जो इंडेक्स दिया हुआ है, आप इंडेक्स में देखिए लाइट ब्लू से है, ग्रीन से है, ओके, लाइट रेड एंड डार्क रेड, तो इससे भी इसमें शो किया गया है। सो 250 जो है मिनिमम है एंड ग्रेटर देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर से देखिए ग्रेटर कहां कहां पे है। अब देखिए इसमें जो आपका जो डिजर्ट वाला एरिया है, ओके, या आप इसमें देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान एंड गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट में जो डिजर्ट वाला पार्ट है उसमें देखिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। बाकी जो 250 टू 500 मिलीग्राम पर लीटर में है वो सबसे ज्यादा है आपकी। वो देखिए कोस्टल ट्रैक्ट में जो आपका तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, आपका कर्नाटका है, ओके, महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन है, जो आपका एमपी में भी कहीं कहीं पे है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल ट्रैक्ट में देखिए, ओके, जो कोस्टल पार्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है वहां पे देखिए कंसंट्रेशन आपकी कम है, 250 टू 500 मिलीग्राम पर लीटर है, बट स्टिल वो ज्यादा ही है। 250 जो है वो परमिसिबल लिमिट है यहाँ पे, 250 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज्यादा है। ओके, बट आपका जो 500 टू 1000 मिलीग्राम पर लीटर है ना, वो सबसे ज्यादा आपका कोस्टल, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान एंड गुजरात का पोर्शन, वहां पे सबसे ज्यादा है। ओके, सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लीजिए, पोल्यूशन से रिलेटेड, ग्राउंड वाटर जो कंडीशन है आपके इंडियन सिनेरियो में, वो हमने डिस्कस किया। इसमें अभी और भी कई सारी चीजें हैं, अभी तो हमने केवल 2 ही 3 चीजों को डिस्कस किया है ढंग से। इसमें जो आपका आर्सेनिक का, फ्लोराइड का, नाइट्रेट का, क्लोराइड का एंड आयरन का, सो 5 कंटामिनेंट्स को हमने ढंग से किया है। एंड जो रिमेनिंग है उसमें अभी टोटल हार्डनेस का है, हार्डनेस के बारे में है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में है। तो इन सब सारी चीजों को अभी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप स्टे कनेक्टेड रहिए, इसमें और भी वीडियोस आएंगे। अभी एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो तो मैं इसमें अभी आपको और दूंगा। ओके, एक तो कंटामिनेशन से ही रिलेटेड रहेगा, प्लस एक जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो रिलीज करता है रिपोर्ट, उसमें जो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स हों, वो बायोलॉजिकल सिनेरियो हो सकता है, फिजिकल सिनेरियो हो सकता है, केमिकल सिनेरियो हो सकता है, कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके जो लिमिट है, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, तो वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि वो पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू।